Okay, so let's talk about neoplasia. Today we'll be talking about neoplasia and neoplasia सिक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बाय द वे पेथोमा का पेज नंबर 3 है और आप इसकी साइड पे एनोटेशंस ले सकते हैं या दिस ऑन दिस साइड. बट मैं एक सेपरेट प्लेन पेज लूंगा और उसके ऊपर मैं इसके बारे में बात करूंगा. सो म्यूटेशंस हो रही हैं डीएनए के अंदर कि हर अगर आप देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं. पुराने दौर में इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रिवेल करती थी, बट आज के दौर में व्हाट इज ट्यूमर? इट इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स अ मैस. तो न्यूप्लेसिया क्या था? न्यू सेल ग्रोथ थी. ट्यूमर क्या है हमारे पास? ट्यूमर हमारे पास होता है ट्यूमर. नाउ ट्यूमर की दो किस्में हैं. ट्यूमर कुड बी इधर बिनाइन, ट्यूमर कुड बी इधर बिनाइन और malignant, यूनिक टू कैंसरस सेल. ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है. न्यूक्लियर एटीपिया भी कैंसरस सेल्स के अंदर होता है या मिलिग्नेंट सेल्स के अंदर होता है. बिनाइन सेल्स के अंदर न्यूक्लियर एटीपिया देखने को नहीं मिलता यूजुअली, ठीक है, या इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो देखने को नहीं मिलती. ये मिलिग्नेंट के अंदर होता है. लेकिन द बेस्ट आंसर वुड बी मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी. अगर मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिया गया तो फिर देर इज न्यूक्लियर एटीपिया. नाउ अब मेरा सवाल यह है कि सेल नॉर्मली ग्रो कैसे करते हैं. पहले तो हमें नॉर्मल ग्रोथ को समझना पड़ेगा, फिर एबनॉर्मल ग्रोथ को समझना पड़ेगा. व्हाट डू, इससे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी कर लें थोड़ी सी कि कैसे सेल्स ग्रो करते हैं, फिर हम उसकी डिफरेंट टाइप्स कर लेते हैं. क्या कहते हैं आप लोग? रिसेप्टर. इस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर आकर के क्या बाइंड करते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स बाइंड करते हैं. क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होती है इसके अंदर, ठीक है. देन हमारे पास है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी और चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया. फिर यहाँ पर होती हैं गोल्जी बॉडीज. या क्या होती है यहाँ पे? गोल्जी बॉडीज. फिर यहाँ पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर यहाँ पर होते हैं लाइजोसोमल वैक्यूल्स. ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है. एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये एक सेल है और इस सेल को डिवाइड करने का हुक्म दिया गया है. पहले सबसे क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि ग्रोथ फैक्टर ने आकर के बाइंड किया. कहाँ बाइंड किया? ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर. अब क्या हुआ कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से आगे कुछ लोग सिग्नल्स को ले करके गए. कुछ लोग सिग्नल्स को ले करके गए. इस पैगाम को उन्होंने कहाँ तक पहुंचा दिया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक. ये जो पैगाम रसानी का काम करते हैं इनको कहते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि देर इज अ 5 स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिविजन ऑफ अ सेल? फर्स्ट ग्रोथ फैक्टर, सेकंड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, थर्ड सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, देन न्यूक्लियर रेगुलेटर्स, देन सेल साइकिल रेगुलेटर्स. और दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. तो अब इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं वाया Multiple. माइटोसिस? बिकॉज before entering into mitosis, cell has to undergo undergo what? देखो बेटा, आप लोग अक्सर कहते हो, आपका गिला जायज भी है, मैं इस चीज को रिस्पेक्ट भी करता हूँ. बट बीइंग योर टीचर, बीइंग योर एल्डर ब्रदर, बीइंग योर फ्रेंड, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा. खुदारा इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दो कि सर एम्ब्रियो अलग से पढ़ूंगा, एनाटॉमी अलग से पढ़ूंगा, बायोकेमिस्ट्री अलग से पढ़ूंगा, फार्मा अलग से पढ़ूंगा. खुदारा को रिलेट करने की कोशिश करो. अब इस टाइम पे ये माइटोसिस, पता है आपको, ये एफएससी से चल रही है बेटा. ये इंटरफेस की टर्म मैट्रिक्स से चल रही है. वी मस्ट हैव बीन क्रिस्टल क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, बट वी आर नॉट. अगर ऐसा ना हो तो दो या तीन से ज्यादा तो सेल डिवीजन हो ना सके हमारी बॉडी के अंदर. क्या कहते हैं आप लोग? हो सकती है फिर हमारे पास तो क्रोमोसोम्स ही नहीं रहेंगे. तो अब क्या होता है, इंटरफेस की थोड़ी फेजेस हैं हमारे पास मजीद. इंटरफेस में हमारे पास 4 फेजेस होती हैं. सबसे पहली होती है G1 फेज, फिर होती है S फेज, फिर होती है G0 फेज या G2 फेज इसको कह सकते हैं. यस. इसमें क्या होता है, G1 फेज के अंदर क्या होता है कि सेल का साइज इंक्रीज होने लग जाता है. सेल का साइज इंक्रीज होने लग जाता है. ठीक हो गया? G1 है और ये S फेज है. G1 में क्या हुआ कि सेल का साइज इंक्रीज कर गया. सो हमें इन बातों को पता होना चाहिए कि बैक्स एंड बैक जो हैं
वो बेसिकली प्रो अपोप्टोटिक जीन है, और अगर फॉर एग्जांपल इसका डीएनए डैमेज हो तो क्या होने लग जाएगा, ये P53 जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और बैक्स और बैक एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रो अपोप्टोसिस हो जाएगी। अच्छा, अगर P53 किसी बंदे में म्यूटेटेड हो तो फिर क्या होगा? ओके, सो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं जो G1 से S फेज तक लेकर के जाती हैं। बाय द वे, एक पास पेपर का एमसीक्यू यहाँ पे और कर लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल गेट्स डुप्लीकेटेड एट व्हाट फेज, दैट इज बेसिकली एस फेज, डीएनए गेट्स डुप्लीकेटेड। ये देखें, ये आपके पास प्रोफेज स्टेज में क्या हो रहा है, ये सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी इसने क्या किया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोल्यूट हो गई, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया हमारे पास कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हो जाती है क्रोमोसोम से, इस तरीके से यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनना शुरू हो जाती है, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेटेड होता है। देन आता है मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज को पता है कैसे याद रखा जाता है? मेटाफेज को रखा जाता है मेटाफिजल प्लेट से। कैसे याद रखा जाता है? मेटाफेज प्लेट से। क्या होता है मेटाफेज प्लेट? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेल के सेंटर में आकर के ऐसे अलाइन करने लगते हैं, और इसको कहते हैं मेटाफिजल प्लेट। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या करती हैं बेसिकली, ये इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट कर देती हैं, और जब ट्यूब्यूल्स को इनहिबिट कर देती हैं तो सेल की मजीद डिविजन्स नहीं हो पाती। यस, पेनक्रियाटिक में होता है, डिफरेंट मेलेनोमास में होता है, कार्सिनोमास में होता है, ठीक है, मेनी। P53 कौन सी डिजीज में होता है म्यूटेटेड? आरबी जीन कौन सी कैंसर में म्यूटेटेड होता है, कोई बंदा बता सकता है मुझे? दैट्स हाउ अ नॉर्मल सेल कैन बिकम a tumor, a cancer or a malignant cell. Everybody, is that clear? ठीक है, तभी, वरना तो डेली के डेली कैंसर हो रहा होता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? अच्छा, जब ये सेल कहता है कि मैं अनलिमिटेड रेप्लिकेटिव पावर रखना चाहता हूँ, तो आपको नहीं लगता कि अब इस सेल को अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे? इसको न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करने के लिए पता है क्या होता है फिर, कि एक तो इसके लिए यहाँ पर क्या करता है, सेल अपने लिए एंजियोजेनेसिस करवाने लगता है, और एंजियोजेनेसिस में कौन इसको हेल्प करता है? लाइक वेस्कुलरो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हेल्प करते हैं, जो क्या करवाते हैं, न्यू एरोबिक ग्लाइकोलिसिस तब होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कैंसर कहते हैं कि भैया मुझे कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन पे डिपेंड करने की, वल्ला कितनी ऑक्सीजन आए ना आए, तो ये अपने मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर लेता है, और अपना मेटाबॉलिज्म ये एन एरोबिक तरीके से पूरा करता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, कोई बंदा बता सकता है मुझे? अपप्टोसिस कैसे होती थी? अपप्टोसिस होती थी जब कभी भी बैक्स और बैक आ जाते थे, और BCL2 जो है उसकी डाउन रेगुलेशन हो जाती थी। यहां तक याद है आप लोगों को ना, एवरीबडी? तो अब क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे एक कैंसर जो है उसके पास अनलिमिटेड BCL2 हो, तो क्या उसमें अपप्टोसिस होगी? बाय डिक्रीजिंग बैक्स एंड बैक एंड बाय इंक्रीजिंग BCL2। तो कैंसर सेल क्या करता है, इट डिक्रीजेस MHC क्लास 1 एक्सप्रेशन ऑन दी सेल्स, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अन इरिवर्सिबल ग्रोथ का भी आपको पता चल गया कि यार ये तो इरिवर्सिबल ग्रोथ है, क्योंकि परमानेंट सेल डिवीजन हो रही है। और जब कभी भी हाइपरप्लेजिया होता है तो क्या ये भी डिवाइड करेगा? दो हो गए, ये लाल वाला भी डिवाइड करेगा, दो हो गए। अब फिर ये डिवाइड करेगा तो 8 हो गए। अब ये डिवाइड करेगा तो 1 2 3 4 8, चार ये तो 4:4, 2:2, 1:1। क्या इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1:1 लिख सकते हैं? क्या इसको भी हम काट के 1:1 लिख सकते हैं? यस और नो? तो देयर इज मतलब एक कांस्टेंट बैलेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन हाइपरप्लेजिया, एक सेकेंड, हाइपरप्लेजिया तो तब नहीं होता जब सिग्नल आता है, ग्रोथ सिग्नल आता है। यस और नो? तो अब मिसाल के तौर पे अगर कोई ग्रोथ सिग्नल आया ही नहीं, और ये जो डॉक्टर साहब थे, ये जो हमारे पास ये वाला जो सेल था, इसके अंदर मशरूटी आई कि मैंने डिवाइड करना है, और अब ये दो हो गए, पर्पल तो एक ही है, तो अब रेशो कितनी बन गई? सोच ऐसे रहे हो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पास करना है हमने पाकिस्तान का। तो फिर ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर भी सिक्रीट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेल रेगुलेटेड है। यस और नो एवरीबॉडी? हर पेरेंट में एक होती है, लेट्स से इस पेरेंट में यानी कि फीमेल के अंदर है ए और मेल के अंदर है बी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ऑफ स्प्रिंग
वेरी गुड, थैंक यू बेटा जी। क्योंकि देखो 6:2, इसको काटो तो 3:1 हो जाएगा। एक्सेसिव लाइट चेन्स बनती हैं, और वो एक्सेसिव लाइट चेन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जा करके डिपॉजिट होने लग जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। मेडिसिन को आप अलग से नहीं पढ़ सकते। इफ यू वांट टू रिफाइन योर एमबीबीएस, और इफ यू वांट टू रिफाइन योर मेडिकल साइंसेज, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आप इसके एक सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ोगे, आप कुछ नया सीखोगे। बट हमेशा आपने क्या करना है कि डिफरेंट चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक करके याद रखना है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जब हमने ये लाइट चेन की बात की तो हमें यहीं पे माइलाइडोसिस का कॉन्सेप्ट याद आ गया, विच इज बेसिकली एबनॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन। ठीक है। एनी हाउ, ये या तो फॉर एग्जांपल हेमेटोपोटिक स्टेम सेल से डिराइव होते हैं, या तो ये माइलाइड हो सकते हैं, या ये लिम्फाइड हो सकते हैं। लिम्फाइड वालों को हम फिर ल्यूकीमिया कहते हैं, माइलाइड वालों को हम क्या कहते हैं, होते दोनों ही ल्यूकीमिया हैं। बट जो लिम्फाइड होते हैं वो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होते हैं, और जो माइलाइड होते हैं वो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया होते हैं। बल्कि एक और नस्ल भी इनकी होती है जो कि मेलेनोसाइट से डिराइव होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेलेनोमास। उनको हम क्या कहते हैं, मेलेनोमास। अच्छा, अब बेसिक मेजर ट्यूमर्स जो हमारे पास हैं वो या एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं या मेसेनकाइमल ट्यूमर्स हैं। एपिथेलियल ट्यूमर्स को हम, स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग इज बेसिकली देयर आर डिफरेंट फिनोमेना, डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट विच आर डायग्नोज्ड और विच आर यूज्ड टू सी प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस। जैसा कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखें, तो कितने सेल डिविजन हो गई, एक, दो, तीन सेल डिविजन हो गई। तो यानी कि देयर गोना बी 30 सेल डिविजन बिफोर अ पेशेंट बिकम्स सिम्टोमेटिक। क्या आप स्क्रीनिंग में क्या देखना चाहते हो? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी डिस्प्लेजिया, ऑप्शन सी मेटास्टेसिस, ऑप्शन डी प्रोग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट। जो को प्रोस्टेट कार्सिनोमा को चेक करता है, एंड हीम अकल्ट टेस्ट, जिसमें हम ब्लड में, या क्लोनोस्कोपी जिसमें हम क्या करते हैं, हीम अकल्ट में क्या देखते हैं हम, कि ब्लीडिंग देखते हैं हम, कि ब्लीडिंग तो नहीं आ रही। और इसमें क्या करते हैं, हम क्लोनिक कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, क्लोनिक कैंसर दो तरह के होते हैं। कोई बंदा मुझे बता सकता है राइट साइडेड कैंसर का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइडेड कैंसर का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है?